हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड इतिहास के सीरीज के तहत अजय रावत की हम पुस्तक कर रहे थे। आज इसका देखेंगे हम भाग 3। चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। चैप्टर 1 के 2 भाग ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक उन वीडियो को ज़रूर देखें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अन्य कोई नोट्स के लिए अगर जानकारी लेनी है तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7895127508 ये मेरा पर्सनल नंबर है। स्टडी से रिलेटेड कुछ भी बात करनी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क हमसे कर सकते हैं। तो 2 वीडियो हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं। इसी के साथ साथ हमारी पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज पॉलिटी को कंप्लीट करते हैं और जैसे ही टॉपिक पढ़ते हैं उसका अगला लेक्चर जो हमारा होता है उसमें हम उसी टॉपिक से रिलेटेड MCQ पे लगाते हैं। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। आप लोग कम देख रहे हैं उसे ज़रूर देखें। अभी से लगातार तैयारी में लगे रहेंगे। अगले 4 से 5 महीने में हमारे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जैसे ही हम 2-4 चैप्टर इसके कंप्लीट कर लेंगे अजय रावत की, ये सीरीज भी चलती रहेगी। इसी के साथ साथ मैं टाइम एडजस्ट करूंगा हमारी उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज के लिए। वैसे 11 चैप्टर से चैप्टर 22 तक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पहले, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा नए सिरे से फिर से स्टार्ट करा जाएगा, लेकिन पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमारे पुराने वीडियो के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही है, उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन, जहाँ से आपको सारे जो हमारे जितने भी लेक्चर होते हैं उनकी PDF आराम से प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको एक बुक का कवर दिखा देते हैं। इस प्रकार का बुक है हमारी अजय रावत जी की पुस्तक का। और इसके बाद इनका जो इंडेक्स है, यानी कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 यानी चंद्रवंश देखेंगे। उसके बाद गढ़वाल का पवार वंश, और उसके बाद आता है हमारा गोरखा। तो 4 चैप्टर जैसे हमारे कवर होंगे, तो 3 से 4 चैप्टर जैसे कंप्लीट होंगे अजय रावत जी की पुस्तक के, तो हम परीक्षावाणी को भी अपना पकड़ लेंगे। और 5 चैप्टर आप देख सकते हैं ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, और भी अन्य चैप्टर हैं। टोटल 9 चैप्टर हैं इस पुस्तक में, और जल्दी से जल्दी मैं इसको समाप्त करने की कोशिश करूँगा। और अजय रावत जी के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को हमारी वीडियो आएंगी अजय रावत जी से रिलेटेड, यानी उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड, दिन में 12 बजे। और इसी के साथ मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार इस दिन 7 बजे रात को या शाम को 7 बजे हमारी सबसे पहले मंगलवार को चलेगी उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज और हमारा हिंदी MCQ। और बृहस्पतिवार के दिन चलेगी इंडियन पॉलिटी टॉपिक वाइज। और सैटरडे को जो टॉपिक हमने बृहस्पतिवार को पढ़े हैं उन्हीं का हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगला टॉपिक जो हमारा आता है उत्तराखंड के परिचय से रिलेटेड, कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में आता है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण सारे फैक्ट मैंने कवर करे हैं। बेस बुक हमारी है अजय रावत। इसके अलावा अन्य पुस्तकों से भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। आप यूट्यूब में इससे बढ़िया वीडियो नहीं पाएंगे, मैं इतना आपको बता सकता हूँ। इतने बेहतरीन नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो सेशन को आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और ऐसी तैयारी हमारी लगातार चलती रहेगी, बिल्कुल चिंता न करें। तो ब्रह्मपुर राजवंश की शक्ति क्षीण होने पर 700 ईस्वी लगभग मध्य हिमालय में एक राजवंश स्थापित हुआ। इस राजवंश को यशवंत कठौत जी ने कार्तिकेयपुर राजवंश कहा, जबकि हमारे अजय रावत जी और घनश्याम जोशी जी ने इसे कत्यूरी राजवंश कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 700 ईसा पूर्व के आस ईस्वी के पास, जैसे अभी सन कौन सा चल रहा है, 2022 ईस्वी चल रहा है, वैसे 700 ईस्वी के आसपास। देखिए अलग अलग ये सारी जानकारी हमें किसी पुस्तक में मिलती तो नहीं है, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अंदाजे लगा रखे हैं। इसी वजह से 700 ईस्वी लगभग कहा गया है यहाँ पे। तो कठौत जी ने इस वंश को कार्तिकेयपुर कहा है, और हमारे अजय रावत जी और घनश्याम जोशी जी ने इस राजवंश को कत्यूरी राजवंश कहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस राजवंश के लगभग 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो उन अभिलेखों के नाम देख लेते हैं। त्रिभुवन राज का बागेश्वर मंदिर अभिलेख, ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर चमोली अभिलेख, तीसरा है ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर अभिलेख। अगला है ललित सूर्यदेव का कंडारा अभिलेख। उसके बाद आते हैं भूदेव का बागेश्वर अभिलेख। इसके बाद आते हैं पद्मदेव का पांडुकेश्वर अभिलेख, सुभिक्ष राजदेव का पांडुकेश्वर अभिलेख, और बैजनाथ से प्राप्त एक तीसरा अभिलेख भी है। अभी यही अभिलेख हैं। एक अभिलेख कम होता है,
यानी उसके बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो आपको मैं वो लिखा दूंगा कमेंट बॉक्स में, जैसे उसके बारे में पता चलेगा उसके बारे में आपको लिखा दिया जाएगा। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के कितने अगर अभिलेख प्राप्त हुए कहेंगे तो याद रखना है 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सन 700 से 1050 ईस्वी तक इस वंश की राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ में रही। जोशीमठ माने चमोली में रही। इसके बाद राजधानी को बदलकर कत्यूर घाटी बागेश्वर में लाया गया। कत्यूर घाटी बागेश्वर में लाया गया, इसी वजह से कत्यूरी राजवंश भी कहा जाता है इसे। कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए सर्वप्रथम कत्यूरी नाम का प्रयोग एटकिंसन ने अपनी पुस्तक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स में किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एटकिंसन ने किया। किस पुस्तक में किया? उनकी पुस्तक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स में किया। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। डॉक्टर अजय रावत जी के अनुसार कत्यूरों की राजधानी टिकुनी नामक स्थल था, जबकि कनिंघम इनकी राजधानी को लखनपुर पश्चिमी रामगंगा के तट को मानते हैं। कत्यूरों की राजधानी को अजय रावत जी मानते हैं टिकुनी नामक स्थल, और कनिंघम मानते हैं लखनपुर, जो कि पश्चिमी रामगंगा के तट पर स्थित है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से पता चलता है कि इस वंश के संस्थापक बसंत देव जी थे। तो त्रिभुवन राज जी के बागेश्वर के अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि इस वंश के संस्थापक बसंत देव जी हैं। कुछ अन्य जानकारी अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि इस वंश के 3 परिवारों ने उत्तराखंड में शासन किया है। सबसे पहले बसंत देव का परिवार, उसके बाद निम्बर देव का परिवार, उसके बाद इच्छर देव का परिवार। तो ये तीनों परिवारों का संबंध किससे है? कत्यूरी राजवंश से है। तो सबसे पहले देखते हैं बसंत देव जी का परिवार। यह कत्यूरी राजवंश का पहला परिवार है। इनकी राजधानी जोशीमठ कार्तिकेयपुर में थी। इनके राजाओं की जो उपाधि थी वो परम भट्टारक महाराजाधिराज, ऐसा प्राप्त होता है हमें शिलालेखों से। अगला पॉइंट देखते हैं। बागेश्वर शिलालेख के अनुसार इनकी पत्नी का नाम, यानी बसंत देव जी की पत्नी का नाम राजनारायणी देवी है। बसंत देव जी के बाद इनके पोते खरपर देव का उल्लेख मिलता है। किनका उल्लेख मिलता है बसंत देव जी के बाद? खरपर देव जी का उल्लेख मिलता है। तो खरपर देव जी जो है इनके पोते, इनकी उपाधि भी परम भट्टारक महाराजाधिराज है। और इनकी पत्नी यानी खरपर देव की पत्नी का नाम है कल्याणी देवी। खरपर देव जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है कल्याण राज, और इनके बाद अगले राजा भी यही बने थे। और इनकी पत्नी का नाम यानी कल्याण राज की पत्नी का नाम लट्टा देवी प्राप्त होता है। पत्नी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप जो राजा हैं उनका क्रम जरूर याद रखें। अब इनके राजाओं का अगर हम क्रम देखते हैं, इस वंश के राजाओं का क्रम, तो क्रम के हिसाब से सबसे पहले आते हैं बसंत देव। इसके बाद आते हैं इनके अज्ञात पुत्र, यानी इनके नाम की कहीं पर जानकारी नहीं मिलती है। बसंत देव जी के पुत्र के बाद जो राजा बनते हैं वो खरपर देव बनते हैं। खरपर देव के बाद जो अगले राजा हैं वे हैं कल्याण राज जी, और कल्याण राज जी के बाद बनते हैं त्रिभुवन राज जी, त्रिभुवन राज। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। सेशन पसंद आता है तो शेयर करें, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी, तो टेलीग्राम में भी जरूर जुड़े, वहाँ मैं सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। बागेश्वर लेख के अनुसार त्रिभुवन राज ने व्याघ्रेश्वर देवता का मंदिर निर्माण हेतु भूमि दान में दी थी। अगला पॉइंट, इस समय बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो गढ़वाल पर धर्मपाल का आक्रमण किसके समय पर हुआ? कत्यूरी राजाओं के समय पे हुआ। काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अब देखते हैं अगला परिवार, निम्बर वंश। त्रिभुवन राज के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश निम्बर वंश के अधीन आ गया। निम्बर देव की पत्नी का नाम नासु देवी या दासु देवी प्राप्त होता है, जबकि इनके पुत्र का नाम काफी महत्वपूर्ण इष्टगण प्राप्त होता है। निम्बर शैव मत के मानते थे। शैव मत माने शिव जी को मानते थे। इन्होंने जागेश्वर मंदिर में, यानी निम्बर देव जी ने जागेश्वर मंदिर में चबूतरों का निर्माण कराया। अब जो निम्बर जी के पुत्र हैं ईष्टगण जी, उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ईष्टगण जी की जो उपाधि प्राप्त होती है वो परम भट्टारक प्राप्त होती है, परम ब्रह्मा भी प्राप्त होती है, और परम महेश्वर भी प्राप्त होती है। पांडुकेश्वर अभिलेख में
ईष्टगण जी को वराह अवतार भी बताया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट, ईष्टगण जी की जो पत्नी है उनका नाम धरा देवी या वेगा देवी प्राप्त होता है। और इन्होंने ही, ईष्टगण जी ने ही, जागेश्वर जो मंदिर है वहां पर नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, नटराज और लकुलीश मंदिरों का निर्माण करवाया। तो जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, नटराज और लकुलिश मंदिरों का निर्माण कराने का श्रेय ईष्टगण जी को जाता है। और इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है ललित सूरदेव। ललित सूरदेव। अब अगली जानकारी हम लेते हैं ललित सूरदेव जी के बारे में। इस वंश के सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूरदेव जी के ही प्राप्त हुए हैं। इनके ताम्रपत्रों में इनकी दो पत्नियों का उल्लेख है, लया देवी और श्यामा देवी। अभिलेखों के अनुसार, इनके जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार इनका राज्यारोहण यानी राजा ये 832 में बने, जबकि इनके निधन की तिथि प्राप्त होती है 854 ईस्वी। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, ललित सूरदेव जी के बाद अगले जो राजा बने इनके पुत्र भूदेव बने। अब कुछ जानकारी भूदेव के बारे में। भूदेव बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। इसने यानी भूदेव जी ने जो उपाधि धारण की थी वो है बुद्ध श्रमण शत्रु। बुद्ध श्रमण शत्रु, इसकी उपाधि किसने धारण की? भूदेव ने करी। भूदेव कौन थे? ललित सूरदेव जी के पुत्र थे, ललित सूरदेव। तो निम्बर वंश हमने देख लिया है। अगला परिवार देखते हैं, सलोडादित्य या इच्छर देव का परिवार। भूदेव के, अगला पॉइंट देखते हैं, भूदेव के कार्तिकेयपुर के सिंहासन, भूदेव के बाद कार्तिकेयपुर सिंहासन पर कौन बैठे? सलोडादित्य बैठे। इन्होंने कोई भी उपाधि धारण नहीं की। इनकी पत्नी का नाम सिद्धवली देवी प्राप्त होता है, जबकि इनके पुत्र का नाम इच्छर देव प्राप्त होता है। और इन्हीं के नाम पर इस वंश को इच्छर देव वंश भी कहा जाता है। अब कुछ जानकारी हमारे इच्छर देव जी के बारे में लेते हैं। इनकी जो उपाधियां प्राप्त होती हैं वो परमहेश्वर, परम महेश्वर या परम ब्राह्मण प्राप्त होती है। इनकी पत्नी का नाम सिंधु देवी प्राप्त होता है, जबकि इनके पुत्र का नाम, इच्छर देव जी के पुत्र का नाम प्राप्त होता है देसट देव। देसट देव, देसट देव। तो अब देसट देव जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देसट देव जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है पद्मदेव, जबकि इनकी पत्नी का नाम होता है पझल्ल देवी। अब इनके जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इन्होंने विजयेश्वर मंदिर का निर्माण हेतु यमुना ग्राम दान में दिया था, यमुना ग्राम। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पद्मदेव की जानकारी, पद्मदेव जी जो राजा हैं इनकी जानकारी पांडुकेश्वर अभिलेख से मिलती है। पद्मदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि में दान में की थी। पद्मदेव जी के बाद सुभिक्ष देव अगले शासक बने थे और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वो सुभिक्षपुर बनाई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ समय के बाद नरसिंह देव ने राजधानी कत्यूर घाटी बागेश्वर में बनाई, लगभग 1010 ईस्वी के आसपास, ऐसा माना जाता है 1010 ईस्वी के पास। अब कार्तिकेयपुर राजाओं के विषय में जो हमारे इतिहासकार हैं उनके जो मत हैं उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। लक्ष्मीदत्त जोशी जी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूल रूप से अयोध्या के निवासी थे, जिनके आदि पुरुष शालिवाहन तथा इष्ट देव कार्तिकेय थे। इनके आदि पुरुष यानी कार्तिकेयपुर राजाओं की आदि पुरुष शालिवाहन को माना जाता है, जबकि इष्ट देवता इनके कार्तिकेय स्वामी माने जाते हैं। अब बद्रीदत्त पांडे जी क्या कहते हैं कि कार्तिकेयपुर के राजा जो हैं वे सूर्यवंशी हैं। इनकी भाषा वे संस्कृत बताते हैं हमारे बीडी पांडे जी, जबकि लोक भाषा को पाली भाषा बताते हैं। बद्रीदत्त पांडे जी कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी बताते हैं, इनकी भाषा को संस्कृत बताते हैं, जबकि लोक भाषा को पाली बताते हैं हमारे बीडी पांडे जी। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगली हेडिंग है हमारी कत्यूरी राजाओं के समकालीन घटनाएं, यानी इनके समय पे और क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। तो उन सारे पॉइंट को देखते हैं। सारे पॉइंट आपने नोट डाउन करने हैं, बहुत ध्यानपूर्वक लेक्चर सुनना है। इनके समय ही आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन उत्तराखंड में हुआ तथा शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। सन 820 में शंकराचार्य जी का निधन भी केदारनाथ में ही हो गया था, आपने याद रखना है।
जिस समय हिमालय में कार्तिकेयपुर राजाओं का शासन था, उस समय गढ़वाल के दक्षिण में मयूर राज्य अस्तित्व में आया। इस मयूर राज्य की राजधानी मूर्ध्वज बताई जाती है। भेनसांग ने मयूर राज्य को ही मयूलो कहा है, मयूलो कहा है। अगले पॉइंट की तरफ, जोधपुर शिलालेख के अनुसार ललित सूर्यदेव के समय मयूर राजाओं पर प्रतिहार वंश के राजा बाउक ने आक्रमण किया था। मयूर राजाओं पर प्रतिहार वंश के राजा बाउक ने आक्रमण किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, सन 888 के आसपास कार्तिकेयपुर राजवंश ने सलोडादित्य का शासन था इस राजवंश में, तथा चांदपुर का राजा भानु प्रताप था, चांदपुरगढ़ का। अगला पॉइंट देखते हैं, इसी समय धार गुजरात के परमार या पंवार या पाल या कनक वंशी राजा कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना की थी, जिसको हम पवार वंश भी कहते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा यही होने वाला है, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले उत्तराखंड का परिचय, इसके बाद चंद राजवंश कुमाऊं का, उसके बाद गढ़वाल का परमार राजवंश। तो इनको सीरियल वाइज पढ़ेंगे हम। तो अभी इस चैप्टर पे ध्यान देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कार्तिकेयपुर राजाओं के पदाधिकारियों की जानकारी ले लेते हैं। इनकी सेना 4 प्रकार की होती थी। अब वो 4 कौन कौन से प्रकार थे उन्हीं को डिटेल में देखते हैं। सेशन जैसा भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको सेशन पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपको जैसा भी लगे, आप जैसा भी रिव्यू देना चाहें, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, उसमें ज़रूर लिखें। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, लाइक ना आए तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इनकी सेना 4 प्रकार की थी। सबसे पहली पदातिक या गौलमिक, यह पैदल सेना होती थी। उसके बाद आती है अश्वबलाधिकृत अर्थात घोड़ों पर चलने वाली सेना। इसके बाद आती है हस्ती बलाधिकृत अर्थात हाथियों पर चलने वाली सेना। इसके बाद आती है उष्ट बलाधिकृत अर्थात ऊंटों पर चलने वाली सेना। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में कितने प्रकार की सेना प्राप्त होती है? 4 प्रकार की सेना प्राप्त होती है। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। चोर डाकुओं को पकड़ने वाले अधिकारी को चरो धर्विक कहा गया है। अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी को दोषा पराधिक कहा गया है। गुप्तचर विभाग के मुखिया को दुस्साध्य साधनिक कहा गया है। सीमाओं की सुरक्षा के प्रहरी को प्रांतपाल कहा गया है। सीमांत मार्गों के नियुक्त रक्षक को वर्मपाल कहा गया है। सीमांत मार्गों के नियुक्त रक्षक को वर्मपाल कहा गया है। अगला फैक्ट, दर्रों के रक्षक को घटपाल कहा जाता था इस राजवंश के समय पे। नदी घाटों से कर वसूलने वाले को नरपति या तरपति कहा जाता था। अगला फैक्ट देखते हैं, वनों की रक्षा करने वाले को खंड रक्षक कहा जाता था। अगले फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाले को क्षेत्रपाल कहा गया है। भूमि की माप रखने वाले अधिकारी को प्राभातार कहा गया है कार्तिकेयपुर राजवंश में। अगला पॉइंट, भूमि के मापन के लिए दोण वापम या नाली वापम प्रणाली लागू थी। अगला पॉइंट, डोटी परिवार के राजा के पुत्र को रैका कहा जाता था इनके समय पे। डोटी यानी नेपाल के राजा। अंतिम 3 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। अपने शुक्रवार के दिन चंदवन से स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रांतों में विभाजित राज्य में प्रत्येक प्रांत से में राज्यपाल नियुक्त होता था, जिसे उपरिक कहा जाता था। जिसे उपरिक कहा जाता था। प्रांतों को जिलों में बांटा जाता था और जिले को विषय में बांटा जाता था। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। प्रांतों में विभाजित राज्य में प्रत्येक प्रांत में किसकी नियुक्ति होती थी? राज्यपाल की नियुक्ति होती थी और जिसे उपरिक कहा जाता था। प्रांतों को जिलों में बांटा गया और जिलों को विषय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। अगला पॉइंट, राजा के पशुओं से दूध निकालने का कार्य करने वाला आभीर कहलाता था। राजा के पशुओं से दूध निकालने का कार्य कौन करते थे? आभीर करते थे। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से हमने आपके लिए तैयार किया है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने ये वीडियो सुनना है, बार बार सुनना है, जिससे आपको ये चैप्टर कंठस्थ हो जाए। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया है।
इसी प्रकार के वीडियो लगातार हमारे चैनल पे आते रहेंगे। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी तरफ से आते रहेंगे। आगे की प्लानिंग मैंने आपको बता रखी है। हिंदी कब पढ़ेंगे, परीक्षा वाणी कब पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा फोकस अजय रावत जी पर है। 7 बजे वाली क्लास मैंने आपको पहले ही बता रखी है। अजय रावत जी की जो क्लास है, संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास जो हम पढ़ते हैं, इसको दिन में 12 बजे पढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल ये इस हफ्ते 3 क्लास आएंगी। फिर मेरे समय अगर मुझे होता है तो मैं अधिक से अधिक क्लास लाने का प्रयास करूँगी। मतलब हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी अजय रावत जी को समाप्त कर दिया जाए, और धीरे धीरे जैसे हमारे चैप्टर कवर होंगे तो आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा। बहुत बेहतरीन सवाल आपके लाए जाएंगे इन जो जैसे हमारे चैप्टर समाप्त होते हैं। तो आगे की जो भी कार्यक्रम होंगे आपको तुरंत बता दिए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सेशन पसंद आता है तो इसको सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे, इसको आप अपने व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में शेयर कर सकते हैं। जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहाँ इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़े। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही सहयोग से हमारे चैनल के 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत जल्दी एक जो हमारा नॉर्मल सा टारगेट रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, वो पूरा होने वाला है। तो आप लगातार शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। और शेयर उनसे ज़रूर करें जो पढ़ने वाले हैं, खासकर तैयारी में लगे हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।